हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हम 8 देख रहे थे। जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग 8 चैप्टर है और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये 9 चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम देखेंगे वो इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1970 के दशक से 1947 तक। तो ये सारा कुछ हम इसका चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और ये लास्ट चैप्टर है हमारी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर देख सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक मिनट। पहला क्वेश्चन है 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे, मतलब क्या रीज़न थे। उत्तर देखेंगे असंतुष्ट होने के कारण। पहला जो रीज़न था वो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिससे भारतीयों ने अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया था। मतलब भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे इस एक्ट के तहत। ये हमने शुरुआत में ही देखा था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 1878 में ही क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का शिकार जो है आलोचना का अधिकार छीन लिया गया था। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति क्या कर लेती थी, जब्त कर लेती थी। एक मिनट। तो सरकार क्या करती थी, उनकी संपत्ति जब्त कर लेती थी। तीसरा पॉइंट है 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। तो ये रीजन थे जिनसे जनता नाराज हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई थी। दूसरा पॉइंट था शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग थी, क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे काबिज थे। मतलब ज़्यादातर जो नौकरियां थी उन पे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तीसरा पॉइंट है कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की थी। चौथा पॉइंट है आर्म्स एक्ट निरस्त करने और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता लोगों के लिए दिए जाने की मांग। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 में तीसरा क्वेश्चन है पहले विश्व युद्ध से भारत को कौन से आर्थिक असर पड़े थे, भारत पर प्रभाव। पहला पॉइंट है इस युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई, और इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर कर बढ़ा दिया था। मतलब उन्होंने अपने खर्चों को कम करने के चक्कर में टैक्स बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। तीसरा पॉइंट है इस युद्ध ने औद्योगिकरण, वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़वा दी। इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाली आयात में कमी आई, और जिस कारण भारतीय उद्योगों का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो आंसर है 1940 में मुस्लिम लीग की मांग। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई, और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। पांचवा क्वेश्चन है मध्यम वर्गीय कौन थे और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस प्रकार का संघर्ष कर रहे थे।
तो मध्यम वर्गीय। पहला पॉइंट है कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यम वर्गीय थे। इन नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले आदि। इनका संघर्ष करने का तरीका कैसा था? पहला पॉइंट है इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीय दुख दर्द को समझते हैं तथा उन्हें दूर करेंगे। दूसरा, ये नेताएं प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनवाने में विश्वास रखते थे। तीसरा, ये जनता के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। छठा क्वेश्चन है कांग्रेस में अमूल परिवर्तनवादी की राजनीतिक मध्यम वर्ग की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? अंतर बताएंगे इनमें। पहला है नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीके का प्रयोग करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव के अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे। तीसरा पॉइंट था नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी उनके इस तरीके के विरोधी थे। सातवां क्वेश्चन है हमारा, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे कि असहयोग आंदोलन ने क्या रूप ग्रहण कर लिए थे, क्या मानते थे लोगों ने इनको अपने हिसाब से कैसे लिया असहयोग आंदोलन के कारण। पहला है खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। दूसरा पॉइंट है तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरबंदी की गई। तीसरा है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। चौथा है पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन को अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। पांचवा है असम में चाय बागान मजदूरों को अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चलाया। छठा है लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। आठवां क्वेश्चन है गांधी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया था? नमक कानून तोड़ने का फैसला, ओके, तो ये पॉइंट देख लेते हैं हम। पहला है उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। दूसरा है महात्मा गांधी अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। तीसरा है 1930 में गांधी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल गए, वहां तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। 9वां क्वेश्चन है 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ, कि ऐसे क्या रीजन थे जो पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान का जन्म, पहला पॉइंट है 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। दूसरा पॉइंट है 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग एक प्रस्ताव पारित कर दिया। तीसरा पॉइंट है 1946 के प्रांतीय चुनावन लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों का अत्यधिक सफलता मिली, इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। चौथा है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद
लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए 16 अप्रैल 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। 5वां पॉइंट है, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके या राष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, इसके इलाकों में आंदोलन की सफलताएं मिली या नहीं मिली। तो ये तो आप लोग खुद ही करेंगे भाई, अपने इलाकों में तो आप ही पता करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11वां, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं 2 सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में पता लगाएं और उनके बारे में संक्षिप्त निबंध लिखें। आप ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं है। तो हमने यहाँ 2 लोग ले लिए हैं। पहला है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह 1777 से 1858 बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के एक जमींदार थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दानापुर में संग्राम की कमान संभाली और 2 दिन बाद आरा पर कब्जा कर लिया। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़े गए अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को हराया। 26 अप्रैल 1958 को अपने गांव में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो वीर कुंवर के बारे में था। अब सरोजिनी नायडू के बारे में देख लेते हैं। दूसरा है सरोजिनी नायडू। भारत, आप अपने हिसाब से भी और कोई 2 लोग ले सकते हो अगर आंसर लिखना चाहते हो तो। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1879 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक विशिष्ट कवयित्री और अपने समय की महान वक्ताओं में थी। 1898 में उनका विवाह गोविंद राजुल्लू नायडू से हुआ था, जो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। नमक सत्याग्रह में उसके बाद अन्य संघर्षों में उनकी अग्रणी भूमिका रही। वह कई वर्षों तक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष रही और इससे जुड़े संघर्ष स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देती रहीं और वह 1947 में यूनाइटेड प्लेयर्स वर्तमान उत्तर प्रदेश की गवर्नर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। तो ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं एनसीईआरटी के। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।